Hello everyone, students. My name is Hitesh Thakur, and as you guys already know me from the CUT UG 500 क्वेश्चन सीरीज, जहाँ पे हम लोगों ने 500 क्वेश्चंस को कवर किया था, यूनिट वाइज किया था, है ना। एक एक यूनिट को लेकर हम लोगों ने, जैसे फर्स्ट यूनिट वाज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन, तब हम लोगों ने 3 चैप्टर्स के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। लेकिन ये जो चीज है ना, यहाँ पर हम लोग CUT UG का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चैप्टर की बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगी, एंड लास्ट में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एंड आज जो मैंने चैप्टर पकड़ा है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड उसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, दैट विल बी अनवील्ड सून, राइट। सो अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं ना, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कैसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर जो है वो डायरेक्टली आपका कनेक्टेड है, दैट इज फ्रॉम दी चैप्टर 2 विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बहुत अच्छे से समझ है, तभी आप इस चैप्टर से अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ इस चैप्टर में जो आपके टॉपिक्स को उठाया गया है ना, वो बहुत ही जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। वो एक ऐसे टॉपिक्स है, वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में खुली तरीके से लोग आज भी बात नहीं करते हैं, राइट। जो आज भी टैबू है, राइट। बिकॉज दिस चैप्टर बेसिकली इट ओपनली टॉक्स अबाउट दिस सेक्स एजुकेशन, राइट। एंड ये चीज आज भी टैबू है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें। एंड इससे इस चैप्टर में बताई गई चीजें इतनी इंफॉर्मेटिव है, किस वजह से, एंड दैट इज ऑल्सो इट इज द पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस। एनटीएस को स्पेसिफिकली टारगेट करता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो वेटेज थी ना, वो अगर आप पिछले पीवाईक्यूज में उठाओगे तो कम थी, लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना, तो 3-4 सालों में इस चैप्टर की जो वेटेज है ना, इंक्रीज हो रही है, राइट। 3 से 4 क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं, एंड क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं। बच्चे इस चैप्टर को डायरेक्टली स्किप कर देते हैं, उन्हें लगता है काफी इजी है, लेकिन आप इसके कोर कॉन्सेप्ट में नहीं घुसते हो, ठीक है। और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, तो इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं। नंबर 1 अगर मैं यूनिट उठाऊं, है ना, ये फर्स्ट 3 जो चीजें हैं, ये यही बताते हैं कि बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम पढ़ क्यों रहे हैं। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन। अगर आप 18th टू 19th सेंचुरी पे देखोगे, उसको अगर आप आज 21st सेंचुरी से कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे देयर इज अ सडन स्पाइक इन पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी थी, वो आज नहीं है। और ये जो सडन राइज हुआ ओवर पॉपुलेशन का, उसका मेजर कॉज क्या था? उसका मेजर कॉज था कि लोग जो थे वो एजुकेटेड नहीं थे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, राइट। एंड उसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन हुआ। और अगर ओवर पॉपुलेशन हुआ, तो उसके साथ साथ क्या हुआ? फैसिलिटीज नहीं मिल पाई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल पाई, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई, रिसोर्सेज का एंजॉयमेंट एक आम जनता नहीं उठा पाई, राइट। बिकॉज आप सब जानते हो, इंडिया की ही अगर हम देखें, तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम क्या है? आपकी पॉपुलेशन ही है, राइट। तो इसी चीज को, इसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज बनाई, राइट। हम उस स्ट्रैटेजी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि फोर्थ यूनिट की, बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव की। तो ये जो शब्द है कॉन्ट्रासेप्टिव, व्हाट इज दिस, राइट। कॉन्ट्रासेप्टिव जो है आपका, बेसिकली बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कॉन्ट्रासेप्शन पे और कंसेप्शन पे। जब मैं बात करता हूं कॉन्ट्रासेप्शन की, तो कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कंसीव होने से रोकना, कॉन्सेप्शन को रोकना, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्शन को समझते हैं। कंसेप्शन का मतलब होता है द एबिलिटी टू कंसीव, मतलब वो प्रेग्नेंट हो पा रहा है, मतलब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो पा रही है, जो आपकी जाइगोट बना है, जो आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है, देन उसकी इम्प्लांटेशन हो पा रही है, कहां पर? यूट्रस पे। यूट्रस कहां पर? फीमेल बॉडी पे, राइट। तो जब एक फीमेल बॉडी बेसिकली कंसीव कर पा रही है, राइट, एंड प्रेगनेंसी कर हो पा रही है उस पे, देन इट इज नोन एज द कंसेप्शन, राइट, कंसीवमेंट। लेकिन उसी चीज को रोकना, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना या प्रेगनेंसी को रोकना, उसी के लिए हम लोग मेथड्स यूज करते हैं। एंड इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन। सो आई होप दिस बिग कंफ्यूजन इज क्लियर बिटवीन द कॉन्ट्रासेप्शन एंड कंसीवमेंट, राइट। अब उस कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, और यही इस पूरे चैप्टर का हाईलाइटेड एरिया है एंड हॉटस्पॉट है बेसिकली। यहीं से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं एंड डायरेक्ट आते हैं। नेचुरल बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स, ये सब इस चैप्टर में कवर्ड है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हम एमटीपी की बात करते हैं, है ना। एमटीपी क्या है? बेसिकली जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, राइट, एंड उसके बाद हम उस पर अबॉर्शन कराना चाहते हैं, ठीक है। तो एमटीपी में आप विद द हेल्प ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट, बेसिकली तो एक तो ये एक्ट है, राइट। अभी एक्ट कब आया था, इसकी टाइमलाइन आपको याद करनी जरूरी है, और कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुपरविजन पे ये चीज होती है, ये याद करना जरूरी है, राइट। इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके साथ यहाँ पे बात करते हैं एआरटी की। एआरटी क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब वो इंडिविजुअल्स जो इनफर्टाइल है, उनके लिए ये एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई गई। क्यों बनाया गया? ताकि
उनकी इनफर्टिलिटी उनका एक रीजन ना बन जाए कि वो एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एडवांस मेथड बनाए, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वहां पर हम लोगों ने क्या किया, हमने लैब पे फर्टिलाइजेशन की एंड देन हमने वो एग ब्लास्टोमेर की फॉर्म पर इम्प्लांट कर दिया फीमेल बॉडी पे। ठीक है, दैट इज हाउ वी विल कवर द चैप्टर। इस ऑर्डर पे हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ी, देन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या आइडियल मेथड्स यूज किए, मतलब स्ट्रैटेजीज यूज की। उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने क्या बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज किए, एक एक करके सारे बर्थ मेथड्स को पढ़ेंगे। देन हम लोग एमटीपी पे आएंगे, एमटीपी के बाद हम एआरटी पे, एंड देन एब्रीविएशन विच इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी एब्रिविएशन है, सी डी आर आई, आई यू डीज, एम टी पी, देन जिफ्ट, गिफ्ट, ए आई। है ना, ए आई तो सबको लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन नहीं भाई। अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ जानते हो तो आपको बोलोगे इट इज दी व्हाट, बताओ, इट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो याद रखना। तो ये एब्रिविएशन यहाँ पर 15 से 16 एब्रिविएशन आती है, एंड मैंने लास्ट पेज में ये एब्रिविएशन को, मतलब जितने भी आपकी फुल फॉर्म्स है उसको मैंने कंबाइन करके रख दिया, बिकॉज डायरेक्ट फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है एंड यू कैन नॉट स्किप एनी फुल फॉर्म। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स है ना, मैंने सारी की सारी आगे डाल दी वहां पे लास्ट स्लाइड में। ठीक है, अब चैप्टर को कवर करते हैं। तो प्रोग्राम, द प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1951। अब ये प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग कहता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन जो है बहुत ही जल्दी इंक्रीज हुआ, राइट, एंड उस पॉपुलेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, एंड उस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसकी वजह से क्या हुआ, फूड स्कार्सिटी हुई, राइट, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पाई, है ना, उसके साथ साथ एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पाई। आप खुद सोचो कि इतनी ओवर पॉपुलेशन हो रही है, इट मीन्स कि उनको सेक्स एजुकेशन शायद नहीं मिला है तरीके से, राइट, वो उनके अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो रही थी क्योंकि उनको एक्चुअल मेथड पता ही नहीं था, बैरियर मेथड पता ही नहीं था कि कैसे हम लोग इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से आपकी ओवर पॉपुलेशन हुई। देन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग नाम का एक प्रोग्राम बनाया, जिस पर एनजीओ के वर्कर्स, है ना, हेल्थ वर्कर्स, वो क्या करते थे, वो घर घर जाते थे, वहां पे वो गाइड करते थे, वो टीच करते थे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, है ना, जैसे कि चाइल्ड हेल्थ केयर सपोर्ट, देन रिप्रोडक्टिव नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन बाय देम, सो दैट कि आगे जाकर अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, एक सर्टेन पॉपुलेशन बेसिकली कंट्रोल होता है, ये चीज हुई, राइट। देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर किसी एक इंसान को एसटीडी है ना, एंड अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, देन सेकंड जिस इंसान के साथ भी कर रहा है, देन 99.9% चांसेस होते हैं कि उस इंसान को भी वो इन्फेक्शन कैरी हो सकता है, राइट, बिकॉज इट इज हाईली कंटाजियस। उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है अगर एक बार हो जाए। कुछ कुछ तो क्योरेबल भी नहीं होते, है ना, जैसे HIV, एड्स। अब इनके बारे में आगे बढ़ेंगे। नाउ फोर्थ टर्म यहाँ पे जो लिखी हुई है, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस इज बेसिकली एमनियो, नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। अगर हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की, एमनियोटिक फ्लूइड का जो एक टेस्ट है, बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड आपकी फीटस में होता है, विच बेसिकली सराउंड्स द एम्ब्रियो, एंड उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग जेनेटिक मेकअप एंड जीनोमिक मेकअप स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल का। लेकिन इस चीज का मिस यूज किया गया, इस चीज का प्रॉपर तरीके से क्या किया गया, इस चीज का प्रॉपर तरीके से मिस यूज किया गया। मिस यूज क्यों किया गया, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेस्ट से हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन की, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इधर इट इज अ मेल और इधर इट इज अ फीमेल। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, अगर आपने देखा होगा कितना केसेस होते हैं फीमेल फिटिसाइड्स की, जिसमें बच्चों को मार दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि वो फीमेल। तो एमनियोसेंटेसिस था एक बहुत ही अच्छा मेथड, ताकि हम लोग जेनेटिक मेकअप को स्टडी कर पाए। तो अगर कोई भी बच्चा एक जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा होता है, तो उस चीज को उसी टाइम पर हम क्योर कर सके, right? तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस बनाई थी, बट इस चीज का बहुत ही गलत तरीके से यूज हुआ, राइट, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जो आज की डेट में एकदम इलीगल है। ठीक है, तो ये चीज। देन सहेली की बात करते हैं, तो सहेली एक CDRI, उसके बारे में आगे देखेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बनाया था। व्हाट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? इसकी एक खास बात क्या है कि एक नॉन स्टेरॉइडल मेथड, राइट, मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, राइट, ये ह्यूमन बॉडी को इतना अफेक्ट नहीं करती एज कम्पेयर टू दी अदर्स, कहते हैं अदर स्टेरॉइडल पिल्स, राइट। तो सहेली जो है आपका क्या है, CDRI के तहत आपका जो ड्रग ये बनाया गया था, एंड इट इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर द फीमेल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसकी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन प्लस बर्थ कंट्रोल। एज वी नो दैट
increased health facilities, है ना, better living conditions are the cause of population explosion. Why I'm saying this? जब population बढ़ी, then obviously बात है हमने health facilities भी increase की, लिविंग कंडीशंस को उस तरीके से बनाया ताकि हम उस स्टैंडर्ड और सेट ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है। आउट ऑफ 6 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन आर इंडियंस, एंड हम इंडियंस को तो पता ही है कि ये एक तो ये 1 बिलियन नहीं है, राइट। उसके साथ हम ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम तो जानते हैं, कितना ज्यादा कंपटीशन है, राइट। सीट्स कितनी होती है गवर्नमेंट की, मतलब 20-30 हजार सीट्स होती है, तो 20-22 लाख कितने होते हैं, बच्चे होते हैं, right? तो आप खुद सोचो कि ओवर पॉपुलेशन कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है स्पेसिफिक कंट्री के लिए। ठीक है। उसके बाद रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, maternal mortality rate, then the infant mortality rate are the major cause of population growth, right? And what is that rate, MMR or infant mortality rate is basically number of individual, right? अब अगर मैं infant की बात करता हूँ तो number of infants, अगर मैं deaths की बात कर रहा हूँ तो number of deaths per 1000 इंडिविजुअल, एक साल में 1000 बच्चे पर कितनी मौत हो रही है, कितने मौत हो रही है उसके बारे में ये बात होती है। ठीक है, डेथ रेट में एंड इनफैंट मोर्टालिटी रेट में, हर एक चीज में बेसिकली होता क्या, एक्स बाय 1000 पर ईयर। ठीक है, हम 1000 इंडिविजुअल के हिसाब से डाटा निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको तो आप स्टडी कर सकते हो आराम से। अब बात करते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 1.7%। ये नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ characteristics of the ideal contraceptives. Now एक ideal contraceptives का मतलब क्या characteristics होने चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपका बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है। मैंने आपको बताया कंसेप्शन और कंसीविंग में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है। जो कंसेप्शन करता है, जो कंसीव करता है, इट मीन्स की इम्प्लांटेशन हो रही है, इट मीन्स की फर्टिलाइजेशन जो हुई है बच्चे की, राइट। जाइगोट जो बना है, मेल एंड फीमेल एग का जो जाइगोट बना है, जो फर्टिलाइजेशन हुई है, वो आपका यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो गया, मतलब हो चुकी है, सक्सेसफुल है, दैट इज कंसीवमेंट। लेकिन उस चीज को अगर हमें ब्रेक करना है तो दैट इज द कॉन्ट्रासेप्शन। और उस कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, इट कैन बी डन नेचुरली, इट कैन बी डन फिजिकली, इट कैन बी डन केमिकली, इट कैन बी डन सर्जिकली। अब ये इतने सारे मेथड्स हैं, लेकिन इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमको एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए ना भाई। हम तो यही चाहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो बेसिकली आइडियल हो, इजी, मतलब आइडियल मेरे कहने का मतलब क्या है कि यूजर फ्रेंडली हो, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, ऐसे बहुत ही महंगा ना हो, राइट, ताकि एक आम जनता उसको अफोर्ड ना कर पाए, राइट। उसके साथ साथ इफेक्टिव हो, कोई फालतू के साइड इफेक्ट्स ना हो, राइट। नो वे इट इंटरफेयर्स विद द सेक्सुअल ड्राइव, है ना, कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, राइट, किसी के लिबिडो को, बेसिकली लिबिडो ऑर्गन को इफेक्ट ना करे, सो दैट उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो काफी वो डिस्टर्ब ना हो, right? फैमिली कपल के बीच में जो इंटीमेसी है वो अच्छी तरीके से maintain हो। This is what we want in an ideal contraceptive, right? User friendly, easily available, effective, नॉर और लीस्ट साइड इफेक्ट्स अगर हो भी रहे हैं तो बहुत ही माइन्यूट हो, राइट। उसके साथ साथ नो वे इट इंटरफेयर्स दी सेक्सुअल ड्राइव, राइट, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को रोके। ठीक है, रोकने का मतलब ये नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं, सेक्सुअल ड्राइव है उस पर कोई बाधा ना आए, राइट। दिक्कत ये होती है कि अगर ये चीज यहाँ पे साइड इफेक्ट हो रही है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट, कपल का हेल्थी रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, सो ये चीज नंबर वन इसकी बर्थ कंट्रोल मेथड्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम एक एक करके मेथड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, हम बात करते हैं नेचुरल मेथड की। जब हम बात करते हैं नेचुरल मेथड की तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग। हम सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन होती है, मेल का स्पर्म होता है, फीमेल का ओवम होता है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आपकी फर्टिलाइजेशन, राइट। दिस इज द दिस इज द मेल स्पर्म एंड दिस इज द फीमेल ओवम। जब ये आपस में मिलते हैं तो आपका जाइगोट बनता है, राइट, तो आपका जाइगोट। और दिस जाइगोट ये क्या करता है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन जब होती है तो इम्प्लांटेशन आपकी यूट्रस पे होती है, एंड देन दैट्स हाउ द कंसीवमेंट बेसिकली हैपेंस, राइट, प्रेगनेंसी होती है। तो हम नेचुरली कैसे, किन तरीकों से हम जो है बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, राइट। हम कॉन्ट्रासेप्शन कैसे कर सकते हैं नेचुरल मेथड से। तो सबसे पहले जब बात करते हैं दैट इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस, राइट। पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है, अगर हम एक जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर चलते हैं तो एक एवरेज अगर हम निकालते हैं दैट इज 28 डेज।
राइट, 28 डेज की होती है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 14th डे पे आपकी क्या होगी, ओव्यूलेशन होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि ड्यूरिंग द 11th to 17th डे, राइट, 11th के 10th भी ले सकते हो, 10 to 11th to 17 डेज, राइट, 11 से 17 डेज के बीच में जो पीरियोडिक जो दिन होते हैं, राइट, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, अगर हम कैलेंडर ले लें, राइट, सपोज करो एक महीना है जो आपका 28 तारीख का है, फरवरी की बात करते हैं, तो 11 तारीख से 17 तारीख के बीच में आपको कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, राइट। अगर आप इस पर इंटरकोर्स नहीं करोगे तो चांसेस ये होंगे कि अगर जो स्पर्म है, मतलब अगर आप इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो तो बेसिकली आप स्पर्म को ओवम से मीट ही नहीं करा पा रहे हो। व्हाई आई एम सेइंग दिस, 14th डे पे ओवुलेशन होगी, ओवम आएगा, राइट, ओवम विल बी रिलीज, राइट, एंड वो 17th डे तक होगा। जैसे ही वो क्या कहते हैं 17th डे खत्म होगा, देन इट इज मच सेफर टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट, ये वो कहना चाह रहा है। क्योंकि अगर आप 11th डे पे कर रहे हो, आप 12th डे पे कर रहे हो, आप 13th डे पे कर रहे हो, राइट, तो चांसेस क्या रहते हैं कि स्पर्म की जो वायबिलिटी होती है, राइट, इट कैन लिव अप टू 2 to 3 डेज। अगर आप 11th डे पे कर रहे हो तो सोचो आपने 11th डे पे इंटरकोर्स किया, राइट, सीमन अंदर गया, देन आपका स्पर्म जो है वो 3 से 4 दिन के लिए वायबल है ना, वो जी सकता है उतना, तो वो वहां पर वेट करेगा ओवम का। और ओवम तो होता ही 13 to 14 डे के बीच में ओवुलेशन होती है। तो अगर वो लोग मिल गए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, देन आप प्रेगनेंसी अवॉइड नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि 11 to 17 डेज के बीच में ये चीज नहीं करनी चाहिए। देन अगेन वन मोर थिंग, तो जब आप ये कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली बात है आप अनप्रोटेक्टेड कर रहे हो। अगर आप इसको अनप्रोटेक्टेड कर रहे हो तो इट मीन्स किस चीज के चांसेस हैं, एसटीडी के चांसेस हैं, राइट, बिकॉज कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं, राइट। तो इस वजह से एसटीडीज इसमें हो सकते हैं, ठीक है। सो अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस, कोइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, फ्रॉम डे 10 to 17th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन द ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, राइट। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, which is the withdrawal और coitus interruption, which is the highest अनसेफेस्ट मेथड। अनसेफेस्ट बोल रहा हूँ, अनसेफेस्ट, अनसेफेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, विड्रोवल मेथड ये होता है कि सपोज अगर एक इंटरकोर्स हो रहा है तो उस पर मेल पार्टनर जैसे ही इजैकुलेशन करने वाला होता है, देन इट विड्रोज इट्स पेनिस फ्रॉम द वेजाइना, एंड वो फिर बाहर इजैकुलेशन करता है, इनसाइड द वेजाइना नहीं करता। लेकिन उससे क्या होता है, आपका जो प्रीकम है, जो आपका सीमन है, जो थोड़ा बहुत अंदर है बॉडी पर, जो वेजाइना पे है, जो सर्विक्स पे है, चांसेस होते हैं कि वो भी आपके प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्म वहां पे भी होते हैं, वो भी मोटाइल होते हैं। इट कैन ऑल्सो रीच टू द fallopian tube and the fertilization can happen, right? So that is why it is one of the most unsafest method, right? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया, राइट, हाँ, तो हम बात करते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया की। जब बात करते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया की, तो होता ये है कि आपका हाइपोथैलेमस में जो ग्लैंड होता है ना, हाइपोथैलेमस में जो ग्लैंड होता है वो बेसिकली ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, बेसिकली अब हुआ ही हुआ कि आपकी लैक्टेशन पीरियड में होता ही है कि हाइपोथैलेमस आपका पीआरएच को रिलीज करता है, विच इज द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ना, वो नेगेटिव फीडबैक देता है, और अगर नेगेटिव फीडबैक देता है तो उससे आपका होता यह है कि आपका जो जीएनआरएच है, राइट, विच इज द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एलएच है विच इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये इसको नेगेटिव फीडबैक देता है। और जब इसको नेगेटिव फीडबैक देता है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर जीएनआरएच ही नहीं होगा रिलीज तो फॉलिकल कैसे बनेंगे, और अगर फॉलिकल नहीं बन पाएंगे तो क्या ओव्यूलेशन हो पाएगी। एलएच जब पीक पे होता है, वो तब पीक पे होता है जब आपका ओव्यूलेशन डे होता है, राइट, 13 to 14 डे पे आपका एलएच पीक पे होता है। लेकिन अगर एलएच को ही नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, अगर एलएच रिलीज ही नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या लगता है, तो आपका क्या कहते हैं, क्या ओव्यूलेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इस वजह से चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ऑलमोस्ट निल, राइट, एंड ये आपका इफेक्टिव रहता है अप टू 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड है, लेकिन ये कंडीशन पे ही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं बैरियर मेथड्स की। बैरियर आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा है, बैरियर मतलब ये बैरियर है, राइट, इट इज प्रिवेंटिंग द फिजिकल मीटिंग, प्रिवेंटिंग द फिजिकल मीटिंग ऑफ व्हाट, ऑफ स्पर्म एंड ओवम, राइट। और ये मेथड्स होते हैं दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं एक एक करके इसके बारे में। तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, तो गायरल मेथड का बेसिक फंडा क्या है, उसका बेसिक फंडा यही है कि बेसिकली वो स्पर्म को मिलने नहीं देता, किससे, ओवम से मिलने नहीं देता, ठीक है। तो नंबर वन बात करते हैं किसकी, कॉन्डम्स की, राइट। कॉन्डम्स क्या है, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ थिन रबर latex sheath, right, and it is used to cover the penis in the male and vagina and cervix in the female,
ठीक है, एंड इट इज यूज्ड जस्ट बिफोर कोटस सो दैट सीमन कैन नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट। तो आपका जो पेनिस होता है उसको प्रॉपरली कवर किया जाता है, राइट, एंड प्रॉपर कवरिंग होती है लेटेक्स की, रबर की, थिन रबर की। तो उससे क्या होता है, जो सीमन रिलीज भी हो रहा है, दैट इज नॉट being able to enter inside the vagina, inside the cervix, and that is how it is one of the most safest method। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपका एसटीडी नहीं होने देता, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होने देता, बिकॉज फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है क्या, अगर वो कंप्लीटली कवर्ड है, राइट, अगर वजाइना कंप्लीटली कवर्ड है या पेनिस कंप्लीटली कवर्ड है, तो क्या फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा सर, तो क्या उससे एसटीडी होगा, कैसे होगा सर, हो ही नहीं सकता जब फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। तो आप एचडी हो कैसे सकता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट मेथड, राइट। 99.9% है ना, 0.1% चांसेस होते हैं, क्या सपोज करो आपका जो फिजिकल मेथड है इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, क्या पता कॉर्नर में वो फटा हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इस वजह से हम हमेशा 0.1% एक मार्जिन है ना, वी शुड लीव एरर फॉर मार्जिन, राइट। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं which is diaphragms, right? Diaphragms, cervical caps, and warts. This is also made up of rubber. The only difference here is कि ये complete protection नहीं देता। मतलब अगर हम बात करें diaphragms की, cervical caps की, तो cervix पे एक कैप लगी होती है, राइट, cervix पे एक कैप लगी होती है छोटी सी। अब वो पूरे वेजाइना को कवर तो नहीं कर रहा, वो छोटे से cervix को पार्ट कवर कर रहा है, इससे स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमें कॉन्ट्रासेप्शन करनी थी, हमें अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करनी थी, तो वो तो हो जाएगा जी, वो तो कंप्लीटली हो जाएगा, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन इशू कहाँ पे आएगा, इशू आएगा एसटीडी पे। क्या वो प्रोटेक्शन दे रहा था वेजाइना को, नहीं देगा, तो वहां पे अगर कोई वायरस है तो वायरस तो इजीली वेजाइना पे पहुंच जाएगा ना, एंड वेजाइना से ऊपर जाने में से टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही आपकी सर्विक्स रिमूव होगी, देन दैट पर्सन विल बी अफेक्टेड। So that is why diaphragms and cervical caps are safe, right? But not in terms of the STD, right? Because STD इससे हो जाता है। Obviously बात है, अभी एक आपका it prevents the conception by blocking the entry of sperm through cervix, right? Then it is reusable। जब मैं बात करता हूँ एड्स की, एसटीडीज की, तो ये जो है आपका reusable है, ठीक है। जब बात करते हैं डायफ्राम की, है ना, सर्वाइकल कैप्स की, तो ये तो है जो आपके reusable है, लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी कॉन्डम्स की, तो ये रीयूजेबल नहीं है, इट कैन बी यूज ओनली वन टाइम, एक बार, एक ही बार हो सकता है, राइट, एक बारी में आप एक बार यूज कर सकते हैं उसको, दैट इज इट। ओके गाइस, नाउ दिस इज द मेन थिंग व्हिच इज द CUT UG एडमिशन मार्गदर्शन प्रोग्राम ऑफ 2026। नाउ व्हाट इज दिस प्रोग्राम, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर हम एक एक करके समझे, तो सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज द कंप्लीट एकेडमिक प्रेप। नाउ व्हाट इज द कंप्लीट एकेडमिक प्रेप, मतलब हर एक सब्जेक्ट का बाय ईच एंड एवरी फैकल्टी आपका सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे यूट्यूब पे। हर एक चैप्टर का सिलेबस यूट्यूब पर कंप्लीटली हम लोग अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कराएंगे, राइट। जैसे कि अभी मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ करा रहा हूँ, उसके साथ साथ अगर आप ये प्रोग्राम को लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको कंप्लीट पीसीबी नोट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको डीपीपीज मिलेगी, एंड सॉल्व पीवाईक्यूज बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी। सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा आपको पीडीएफ की फॉर्म पे, आपको सॉल्व एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, और उसके साथ साथ अगर आपको डाउट आते हैं, देन इट इज दी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर टीम कि हम आपको वो सॉल्व करके देंगे, ठीक है। ग्रुप इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, सो दैट डाउट सेशंस लिए जाएंगे उस तरीके से ताकि एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटे, बिकॉज जब आप पेपर करने जाते हो ना, तो आपके दिमाग में हल्का सा भी एक सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए उस क्वेश्चन को लेके, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल एंड क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस की। व्हाट इज दिस एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस, आप लोगों ने जस्ट पेपर दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि पेपर देने के बाद आपकी जॉब इज इट डन, नहीं, एक्चुअली में तब आपकी जॉब स्टार्ट होती है, राइट। आप जस्ट अभी 12th करके आए हो, आपको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, लेकिन जो काउंसलिंग में दिमाग खराब होता है ना, जितना आपको काउंसलिंग का नॉलेज नहीं है ना, आप रियलाइज करोगे कि दिस हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्रोग्राम इज, राइट। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, क्या आपका वो डॉक्यूमेंट अप टू डेट है, कहीं वो डॉक्यूमेंट एक्सपायर तो नहीं हो गया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रोस्पेक्टस आता है, हर एक यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मांगता है, क्या आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, और अगर है भी तो वो क्या वैलिड वैलिड है या वो अप टू डेट है, उस चीज की चेकिंग कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय अस, राइट। उसके साथ साथ आपके स्कोर के हिसाब से आपका कौन सा कॉलेज आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, वो आपको पता होना चाहिए। हम लोग तो हमेशा ड्रीम लेके चलते हैं कि हमें टॉप कॉलेज मिले, विच इज द वेरी गुड थिंग, बट व्हाट इफ हल्का सा स्कोर अगर आगे पीछे हो गया, तो क्या आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ऑप्शंस एक्सप्लोर ही नहीं किए होते, आप लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, राइट। सो
दिस इज वेयर वी विल हेल्प यू, राइट? वी विल गिव यू द कॉलेज काउंसलिंग, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू योर स्कोर विच पर्टिकुलर कॉलेज सूट्स यू। उसके साथ व्हाट इज द रेस्क्यू प्लान, अगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रेस्क्यू प्लान, है ना? कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि सपोज आपका स्कोर हल्का सा थोड़ा सा कम आ रहा है, तो आपके पास अब ऑप्शंस क्या हैं? वी विल बी द वंस वी विल टेलिंग यू कि दिस ऑप्शंस यू आर हैविंग, राइट? क्योंकि अगर आप देखो ना, तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बहुत लंबी होती है, बट आपकी एम सिर्फ उन टॉप 2 या 3 कॉलेजेस में होती है, या 3 यूनिवर्सिटीज में होती है। लेकिन उसके बाद क्या? आपको क्या लगता है, आपके ऑप्शंस नहीं है? आपके पास है, लेकिन आप लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। वी हैव द स्मार्ट टूल्स which will एनालाइज द स्कोर एंड गिव यू द कॉलेज अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है? बिकॉज आप सब जानते हो कि एनएफएसयू अब मर्ज हो चुका है सीयूटी यूजी के साथ। अब एनएफएसयू सीयूटी यूजी के मार्क्स के हिसाब से सीट्स देगा, तो सीट मैट्रिक्स अब बढ़ चुका है। और आप लोगों को पता नहीं होगा, स्मार्ट टूल्स में हम लोगों ने मेंशन किया है 80 प्लस फॉरेंसिक्स कॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया मींस एनएफएसयू में कितनी सारी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी सारी हैं, और उसके साथ एनएफएसयू कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस का कोर्स ऑफर करते हैं। आप लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि पहले तो एनएफएटी होता था तो चीजें काफी क्लियर होती थी, लेकिन अब सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस में परसेंटाइल निकलेगी, है ना? उसके हिसाब से आपके मार्क्स बनेंगे एंड उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। बट आपको पता ही नहीं है कि किस पर्टिकुलर कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाएगी, तो वहां पर आपकी कौन हेल्प करेगा? आपको बताएगा कौन कि एक्चुअली में ये सब यूनिवर्सिटीज भी हैं भाई जो फॉरेंसिक साइंस ऑफर करती हैं एनएफएसयू के कैंपस में? दिस ऑल इंफॉर्मेशन विल बी टोल्ड बाय अस, ठीक है? उसके साथ साथ मैंने आपको पहले बताया कि स्कोर के बेसिस में कॉलेज आपका अपग्रेडेड करेंगे हम लोग, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रियल टाइम अलर्ट्स एंड अपडेट्स। एक यूनिवर्सिटी की एक नोटिफिकेशन आई थी कि आपको ये डॉक्यूमेंट इस डेट तक सबमिट करना है, आपने देखी ही नहीं। करेक्शन विंडो 2 दिन के लिए खुली थी, आपको वो चीजें करेक्ट करनी थी जो आपसे बाय मिस्टेक गलत पुट हुई है वहां पे, तो आपने वो मिस कर दी, ठीक है? उसके बाद इतनी सारी आपके अपडेट्स आते हैं, इतने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, सीट मैट्रिक्स के आते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली उसको स्किप कर देते हो और वहां पे आप लोग ब्लंडर कर जाते हो। तो उन नोटिफिकेशंस को लेकर हमेशा अपडेट कौन रखेगा आप लोगों को? दिस विल बी डन बाय अस, ठीक है? आपसे सिंगल नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी सिंगल यूनिवर्सिटी की। अगर एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी भी नोटिफिकेशन निकाल रहा है ना, दैट विल बी टोल्ड बाय अस। दिस इज आवर गारंटी, ठीक है? उसके साथ साथ ग्रुप सेशंस विद प्रियांशी मैम एंड हर टीम, उसके साथ आपके जो भी डाउट्स होंगे रिलेटेड टू एकेडमिक प्रेप, रिलेटेड टू एडमिशन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड बाय अस, because this program is not for only 1 to 2 months, right? This program is from March to the October, जहाँ पे आज से लेकर आपकी एकेडमिक प्रैक जो हम यूट्यूब में कराएंगे आपकी, उसके साथ साथ आपका फर्स्ट डे जो कॉलेज पे होगा, जब आप अपने ड्रीम कॉलेज पे लेक्चर ले रहे होंगे, तब तक हम लोग आपको छोड़ने नहीं वाले, ठीक है? सो ज्वाइन दिस प्रोग्राम एट ओनली 2,999, 299 सो यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम बाय द क्यूआर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इसको स्कैन कीजिए एंड यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है? सो दिस इज आवर सीयूटी यूजी एडमिशन मार्गदर्शन प्रोग्राम, एंड दिस दैट इज व्हाई आवर टैगलाइन इज दैट वी आर विद यू टिल योर फर्स्ट डे एट योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है? यहाँ पे बात सिर्फ एग्जाम की प्रेप की नहीं होती है, उसके बाद एक्चुअली बैटल स्टार्ट होती है ना? जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है? सो ज्वाइन अस। खैर, अब स्टार्ट करते हैं, दोबारा सिलेबस पे आते हैं, है ना? तो हम बात करते हैं आईयूडीज की। आईयूडीज क्या है? बेसिकली इंट्रा यूटराइन डिवाइस है। जब हम बात करते हैं इंट्रा, इंट्रा मतलब इनसाइड, एंड यूटराइन मतलब यूट्रस, मतलब these specifically devices are only used by female because female के पास यूट्रस होता है, right? These devices are only used by female. Why? Because it is intrauterine, मतलब यूट्रस में, है ना? एंड ये सब चीजें जो आईयूडीज है, ये आप बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प के, बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के गाइडेंस के यूज नहीं कर सकते, ठीक है? एक्सपर्ट डॉक्टर्स, एक्सपर्ट नर्सेज ही आपको गाइड करती हैं, एंड आप इसको अपने आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। इट इज वेरी अनसेफ अगर आप अपने आप कर रहे हो, ठीक है? So it is inserted by the doctor or by the expert nurses in the uterus through vagina, right? Non-medicated non-medicated IUDs, अभी आपको examples याद करने में, that is Lipids, Loop, then copper releasing IUDs, CUT, CU7, Multilode 375, hormone releasing IUDs, progesterone, LNG20, है ना? अब इन सब की वर्किंग क्या है, किसकी क्या है, वो अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकंड, ठीक है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात बात करते हैं हम कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? एज द नेम सजेस्ट, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, राइट? इट मींस कि वो क्या रिलीज करता है ना?
वो आपका क्या रिलीज करता है, वो आपका कॉपर आयंस रिलीज करता है, Cu+2। अब ये कॉपर आयन क्या कर रहा है, ये CuT जो है बेसिकली क्या कर रहा है, राइट, CuET नहीं है, ये CuT है, कॉपर टी। ठीक है, होता क्या है, जो ये Cu+2 आयंस हैं जब ये रिलीज होते हैं यूट्रस में तो ये फेगोसाइटोसिस कर देता है। अब फेगोसाइटोसिस क्या होता है सर, फेगोसाइटोसिस होता है कि एक तो स्पर्म की मोटिलिटी इतनी ज्यादा कम एंड देन किलिंग ऑफ स्पर्म, राइट। अब जब स्पर्म ही नहीं रहेगा तो क्या आपकी फर्टिलाइजेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी सर, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट। हम बात करते हैं जब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की, एक सेकंड, जब बात करते हैं किसकी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की, तो बेसिकली ये करता क्या है, ये आपका, जिसकी बात करते हैं इसकी प्रोजेस्टेरॉन की, राइट। तो ये प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स इतने ज्यादा इंक्रीज कर देता है कि ये नेगेटिव फीडबैक देता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये इतना ज्यादा, क्या कहते हैं इस मतलब इस जब हम प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं, जब हम इस हार्मोन को ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं इसका, तो ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, किसको दे रहा है ये नेगेटिव फीडबैक, ये जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, राइट। ये एलएच को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, ये एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। What is GnRH? That is gonadotropin releasing hormone, which is very essential during the ovulation period. Which what is LH? What is FSH? FSH क्या करता है आपका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, यही तो आपका फॉलिकल बनाता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। तो FSH का होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। What is LH? LH is the main hormone which is needed during the peak of ovulation. अगर ये है ही नहीं तो आपकी ओव्यूलेशन हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। एंड जब आपकी ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाएगी देन आपकी प्रेगनेंसी कैसे होगी, right? So that is how it basically what does is it increases the level, progesterone level, and which automatically what it does, it provides the negative feedback to these three things, and these three things leads to it stops the ovulation, and if it stops the ovulation then the fertilization will not happen, और अगर fertilization होगी ही नहीं तो भाई साहब प्रेगनेंसी ही नहीं होगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यहाँ की, सी, इट इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, है ना, इतना याद रखना आपको। फेगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म की किलिंग, स्पर्म की मोटिलिटी को बिल्कुल कम कर देना, बिकॉज हम जानते हैं स्पर्म पे फ्लैजेला होता है, इट कैन मूव, राइट। जो जितना मोटाइल स्पर्म होता है ना, वो उतनी जल्दी रीच करता है, वो उतनी जल्दी फर्टिलाइजेशन करता है, रेस में वही जीतता है। लेकिन अगर हम मोटिलिटी को ही तोड़ देंगे स्पर्म की, जब हम फेगोसाइटोसिस कर देंगे, किलिंग ही कर देंगे, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगी, नहीं सर। जब हम बात करते हैं किसकी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की, तो वो क्या करता है, वो यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है फॉर द इम्प्लांटेशन, एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। जब बात करते हैं सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, मतलब जो सर्विक्स में म्यूकस होता है ना, वो इतना ज्यादा थिक हो जाता है कि स्पर्म उस पर एंटर ही नहीं कर पाता। जब वो इतना थिक एंड विस्कस लिक्विड जब वहां पर सर्विक्स में प्रेजेंट होता है तो वो स्पर्म की एंट्री करता ही नहीं है, मैं स्पर्म को एंटर ही नहीं करने देता उस ट्रैक से, राइट। तो मतलब आप खुद सोचो, एक तो ओव्यूलेशन भी नहीं होने दे रहा, उसके साथ साथ सर्विक्स की, क्या कहते हैं, सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको इतना ज्यादा थिक कर रहा है कि वो स्पर्म की एंट्री भी नहीं होने दे रहा, उसके साथ साथ इम्प्लांटेशन भी नहीं होने दे रहा। तो आप सोचो कितनी सारी मल्टीपल चीजें कर रहा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, तो ये बात होगी। एंड उसके साथ साथ आपका क्या सीन होता है, इसमें ऐसा होता है कि जब इसको इतना ज्यादा नेगेटिव फीडबैक मिलता है ना, तो आपका एस्ट्रोजन भी नहीं रिलीज होता है। और अगर आपका एस्ट्रोजन रिलीज नहीं हो रहा है ना, एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन अगर आपका रिलीज नहीं हो रहा, देन एस्ट्रोजन आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, विच इज व्हाट इज एंडोमेट्रियम, दैट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन ही नहीं रहेगी तो क्या प्रेगनेंसी हो पाएगी, तो क्या इम्प्लांटेशन हो पाएगी। अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है, टूट जा रही है, तो उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी सर। हमें तो उसको मेंटेन करना है, तभी तो हम प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे ना, तभी तो प्रेगनेंसी हो पाएगी। तो आप खुद सोचो, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या कर रहे हैं, LNG-20, प्रोजेस्टेरॉन आपका क्या कर रहा है बेसिकली, और कुछ कुछ होते हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन, ये कर क्या रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, किसको, जीएनआरएच को दे रहा है, एलएच को दे रहा है, एफएसएच को दे रहा है। उससे क्या होगा, ओवुलेशन खत्म कर दिया हमने, हमने सर्विक्स का म्यूकस एकदम थिक कर दिया ताकि हम स्पर्म की एंट्री ना होने दें। उसके साथ साथ हम लोगों ने एस्ट्रोजन की नेगेटिव फीडबैक दे दिया ताकि हम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सीन। अब बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, राइट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आपकी दो टाइप की पिल्स आती हैं, एक आती है स्टेरॉइडल और एक आती है नॉन स्टेरॉइडल। पहले तो बात करते हैं स्टेरॉइडल की, ठीक है।
So it is used in the form of tablets and hence popularly called as pills. Pill contains progestogen. अभी progestogen क्या है? Progesterone is basically what? It is the combination of progesterone and estrogen. ये प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसको हम यूज कैसे करते हैं? हम वन 1 to 5 डेज के बीच में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन हम इसको 21 डेज तक स्ट्रिक्टली हमको इसको लेना है। और उसके बाद हमें फिर से कितना, 1 हफ्ते का गैप रखना है। 1 to 5th डे में हमें क्या करना है? बेसिकली हमें 1 to 5th डे के बीच में कोई भी एक डे चूज कर लो, वहां से स्टार्ट करो, देन आपको 21 डेज, राइट, देन आपको 21 डेज तक इसको कंटिन्यूसली लेना है इस पिल को, ठीक है। एंड इस पिल को जब आप 21 डेज तक लोगे, उसके साथ आपको फिर इसका 1 हफ्ते का गैप देना है और 1 हफ्ते के बाद दोबारा आपको ये स्टार्ट करना है, ठीक है। सी, स्टार्टेड विद इन दी फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसन साइड इफेक्ट। बहुत लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? आपकी मेंस्ट्रुएशन बेसिकली होगा क्या, आपका ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका बेसिकली ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। देन अगर आपका ओव्यूलेशन हो ही नहीं पा रहा है, देखिए आप देखो इसमें प्रोजेस्टेरॉन इसमें रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सेम काम करेगा जो यहाँ पर किया था, नेगेटिव फीडबैक देगा, राइट। एस्ट्रोजन आपका क्या करेगा? एस्ट्रोजन बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। अगर एस्ट्रोजन बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, अगर एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स को वो बाइंड नहीं करने देगा एस्ट्रोजन से, राइट, बिकॉज सर्विक्स पे नहीं बोलूंगा, यूट्रस पे आपके एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं जो बेसिकली एस्ट्रोजन से बाइंड करते हैं। अब ये एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स में एस्ट्रोजन को बाइंड ही नहीं करने दे रहा भाई। अगर ये एस्ट्रोजन को बाइंड नहीं करने दे रहा, तो क्या उसकी इनर वॉल मेंटेन रह पाएगी? क्या एंडोमेट्रियम क्या कहते हैं, आपकी इनर वॉल जो एंडोमेट्रियम जो कहते हैं जिसे, क्या वो मेंटेन रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। क्या वो इम्प्लांट कर पाएगा? फिर नहीं कर पाएगा, तो उससे कंसीव ही नहीं कर पाएगा, खेल खत्म, ठीक है। बट द थिंग इज कि इसको कॉन्टिन्यूसली लेना पड़ता है, राइट, एंड इट इज, इसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसी का ऑल्टरनेटिव क्या निकाला सीडीआरआई ने, विच इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। इन्होंने सही निकाला, विच इज नॉन स्टेरॉइडल, है ना। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। इट इज नॉन स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल होता है, ठीक है। एंड बेसिकली करता क्या है, ये आपकी ओव्यूलेशन को रोकता है, ठीक है, ओव्यूलेशन को रोक देगा। उसके साथ साथ आपकी इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देगा। एंड उसके साथ साथ आपका जो सर्विक्स पे जो काम आपका प्रोजेस्टेरॉन कर रहा था, सेम काम ये कर रहा है। फर्क कितना है कि एक आपका स्टेरॉइडल है, इसके साइड इफेक्ट्स है, और एक इसका ऑल्टरनेटिव है जिसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, है ना, जो नॉन स्टेरॉइडल है, विच इज सेहरी, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से तुम लोग ध्यान रखना। इसमें भी सेम चीज होती है, एस्ट्रोजन बाइंडिंग होने ही नहीं दे रहा। एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स जो तैयार है एस्ट्रोजन के लिए, उनको ये बाइंड ही नहीं करने दे रहा। जब बाइंड ही नहीं करने दे रहा, तो वो इनर वॉल मेंटेन ही नहीं रह पाएगी, इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगी। और इम्प्लांटेशन अगर हो ही नहीं पा रही, तो आप खुद सोचो, क्या प्रेगनेंसी हो पाएगी? क्या कंसीवमेंट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीज। अब बात करते हैं इंजेक्शन की और इम्प्लांट्स की। इम्प्लांट्स क्या होता है? आपकी डर्मल लेयर, स्किन की टॉप लेयर के बीच में इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। और इंजेक्टेबल्स क्या होता है? आपका इंजेक्शन, इंजेक्शन की तरह इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स में। दोनों में आपके प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों का साइड इफेक्ट एकदम सिमिलर है, जो आपने हार्मोनल आईयूडीज और इसमें पढ़ा, किसमें? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में पढ़ा, बिल्कुल एकदम सिमिलर, ठीक है। सो progesterone alone or in combination with estrogen used as injections or implants under the skin by female. Mode of action is similar as in pills. क्या करेगा? एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर वाली साइड पे जो एस्ट्रोजन बाइंड करने के लिए बैठा है, उसे बाइंड ही नहीं करने देगा। बाइंड ही नहीं करने देगा तो एस्ट्रोजन बाइंड ही नहीं करेगा। और अगर एस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन नहीं रहेगी। और अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन नहीं रहेगी, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, कंसीवमेंट नहीं होगी, इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, सर्विक्स का म्यूकस बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। तो फिर इससे हम लोग क्या कर कह सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली बहुत सारे मेथड्स के जरिए हो पा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। सी, यू ऑल गाइज आर व्हाट? यू ऑल गाइज आर द फ्यूचर फॉरेंसिक साइंटिस्ट। अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा आने वाले टाइम पे, जैसे कि रेप केसेस होते हैं, राइट। रेप केसेस आपको आने वाले टाइम बहुत देखने को मिलते हैं, है ना। जब आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट, जब आप क्राइम सीन पे जाते हो, है ना, तो विक्टिम से क्या करते हैं हम लोग उस पे, वी डोंट नो, राइट। प्रेगनेंसी हो भी सकती है, प्रेगनेंसी नहीं भी हो सकती है, राइट। वी डोंट नो द एक्चुअल स्टोरी, बट व्हाट वी डू, इन सब चीजों पे हम लोग यूज करते हैं किसकी? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट। सो दैट जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है ना, जो बाय डिफॉल्ट हुई है ना, कुछ कुछ चीजों में हम ये भी कह सकते हैं कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जो होता है ना, हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई, तब आपको इमरजेंसी पिल्स लेनी पड़ेंगी, राइट, आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेनी पड़ेगी।
विद इन दी 72 आवर्स, मतलब 3 दिन के अंदर आपको ये मेथड को यूज करना पड़ता है। होता क्या है, बेसिकली हम आईयूडीज का ही यूज करते हैं, कुछ कुछ केसेस में हम पिल्स का भी यूज करते हैं। और सेम चीज ये क्या करता है, ये एस्ट्रोजन की बाइंडिंग को रोकता है। सबका काम वही है भाई, एस्ट्रोजन की बाइंडिंग को रोकना। अगर ये एस्ट्रोजन की बाइंडिंग रुक रही है ना, तो हो क्या रहा है, आपकी इनर वॉल मेंटेन नहीं हो पा रही, एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पा रही, तो होगा क्या, प्रेगनेंसी हो पाएगी, इम्प्लांटेशन हो पाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। दैट इज हाउ इट इज देयर। तो विक्टिम से पूछा जाता है एंड उनको दिया जाता है सो दैट अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, तो इन सब चीजों में आपको एक जनरल नॉलेज आपका होना चाहिए। मैंने आपको क्यों बोला था कि पूरा चैप्टर जो बेस्ड है ना, काफी ज्यादा जनरल नॉलेज पे एंड जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड है। जनरल नॉलेज तो नहीं, जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड है। ये चीजें पता होनी चाहिए लेकिन पता नहीं होती। ठीक है, तो ये सीन, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। नाउ दी सर्जिकल मेथड्स, हम दो टाइप के सर्जिकल मेथड्स देखते हैं। मेल में वैसेक्टोमी एंड फीमेल फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। राइट, मेल में वैसेक्टोमी एंड फीमेल ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी मतलब वास्ट डिफरेंस में हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। इसका डायग्राम होगा, डायग्राम में समझते हैं। सी, वास्ट डिफरेंस में हम एक छोटा सा कट लगाएंगे एंड यहाँ पर हम इसको टाई कर देंगे। या तो हम इसको कट करके इसको इसके साथ टाई कर देंगे, इसको इसके साथ टाई कर देंगे, या तो हम आपस में एक नॉट बना देंगे। ठीक है, ताकि स्पर्म आपका फ्रॉम द टेस्टिकल्स डिक तक पहुंचे ही ना, राइट, पेनिस तक पहुंचे ही ना। बट इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ दिस फेलोपियन ट्यूब, जब हम बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी की, सी, नाम में ही छुपा है, वैसेक्टोमी मतलब वास्ट डिफरेंस में आपने कट लगाया। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या है, ट्यूब में, किसकी ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में। आपने फेलोपियन ट्यूब में कट लगाया एंड देन आपने या तो नॉट करके बांध दिया, या तो आपने बेसिकली इनको बांधते ही है, राइट, आपस में स्टिचेस कर देते हैं, कट लगाएंगे, उसमें आपस में नॉट लगाएंगे, देन वी विल ज्वाइन देम, राइट। तो बेसिकली पाथ जो है वो टूट जाएगा। तो अगर ओव्यूलेशन जो है वो पूरी तरह से रुक जाएगी, राइट, एंड दैट इज हाउ व्हाट विल हैपन, क्या कहते हैं, आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, राइट, आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। एंड इस पर अगर ये एक बार हो गया ना भाई, तो रिवर्सिबिलिटी ना के बराबर होती है। मतलब अगर आपने एक बार वैसेक्टोमी कर दी, अगर आपने एक बार ट्यूबेक्टोमी कर दी, तो ये इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, राइट। देन ये दोबारा, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा क्या कहते हैं, आपका मन किया देन अब आप दोबारा सेक्सुअली फर्टाइल हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा, राइट। फर्टाइल तो आप हो, बट मीन्स कि आप प्रेगनेंसी कर पाओगे, मतलब कंसीव कर पाओगे बेसिकली, राइट, नहीं करा पाओगे, क्योंकि आपने परमानेंट फिजिकल बैरियर कर दिया। ना आप स्पर्म की एंट्री होने दोगे, ना आप ओवम की एंट्री होने दोगे। फैलोपियन ट्यूब में मार दिया ताला, मार दिया आपने ताला कहाँ पे, वास्ट डिफरेंस पे, मतलब वहां पे भी मारते हैं। ठीक है, मेल के केस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच इज दी एमटीपी। ठीक है, हुआ ये था कि इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है एंड आपको पता नहीं चलता ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, देन व्हाट यू डू, यू, आप अबॉर्शन करते हो, राइट। एंड वो चीज जो होती है, इट प्लेज द मेजर रोल इन दी डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, इट अकाउंट्स अराउंड 1/5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज, क्योंकि हर प्रेगनेंसी डिजायर्ड नहीं होती, राइट, कुछ कुछ अनवांटेड होती है। ठीक है, लीगल रिस्ट्रिक्शन ओनली टू रिड्यूस फीमेल फर्टिसाइड। ठीक है, कुछ केसेस में फीमेल फर्टिसाइड होता है, बच्चे को जानबूझ के मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी होती है, इस चीज को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, हमें बच्चों को नहीं मारना है, हमें पूरे कंसेंट के साथ, है ना, किया जाता है ये। देन ये जो मेथड है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी वाला, एमटीपी जो है, ये सबसे ज्यादा सेफ कब है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे सेफ, सेफ ये सेकंड ट्राइमेस्टर पे भी है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में होता क्या है, आपके दो मेडिकल प्रैक्टिशनर लगते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विच मीन्स 3 मंथ्स, वन, ठीक है, अराउंड 90 to 120 डेज में, जब आपको पता है कि आपकी प्रेगनेंसी है लेकिन आपको अबॉर्शन करनी, देन विद द गाइडेंस ऑफ वन मेडिकल प्रैक्टिशनर इट इज बीइंग सुपरवाइज। जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर आता है, तब आपको अबॉर्शन करना है, तब आपको दो मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, दो आदमियों का अप्रूवल मिलेगा, दो सीनियर डॉक्टर्स के सुपरविजन जब होगा, राइट, देन दे विल सुपरवाइज, देन दे विल गिव द फाइनल वर्डिक्ट। अगर वो बोलेंगे तभी होगा, अदरवाइज आप उनकी इजाजत के बिना नहीं कराओगे, अगर कराओगे देन दैट इज कंप्लीटली इलीगल, राइट। तो ये चीज है एमटीपी की। अब बात करते हैं एसटीडी की। एज वी ऑल नो दैट इट इज वेरी मच, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, वी ऑल नो, है ना, डिजीजेस कह लो, इन्फेक्शन कह लो, बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, सिवियर होती हैं, हार्मफुल होती हैं, कुछ तो क्योरेबल भी नहीं होती। ठीक है, एग्जांपल्स में क्या है, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्पिस। ठीक है, ये आपकी क्या है, इनक्योरेबल है। क्लमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी,
HIV, ये सब आपकी इनक्योरेबल है, जो मैंने लास्ट में जिनका नाम लिया। ठीक है। सी, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल herpes एंड HIV इन्फेक्शन, अदर आर क्यूरेबल, लेकिन ये इनक्योरेबल है। ठीक है, तो आप नहीं चाहोगे कि ये चीज हो। सो दैट टू अवॉइड दिस, use the methods which prevents you not only from the contraception, मतलब not only from the conceivement but also from the sexually transmitted disease. Otherwise there is no use of this chapter. ठीक है। What is the symptoms? Symptoms includes itching, fluid discharge, slight pain, है ना। अगर हम फीमेल की केस की बात करते हैं, तो जो vaginal fluid होता है which is transparent in color, it changes into yellowish and greenish color का जब वेजाइनल फ्लूइड आता है, देन देयर आर चांसेस कि उस फीमेल पर क्या है, आपका एसटीडी है। मेल के केस में क्या होता है, जब डिस्टर्बेंस होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, राइट, ड्यूरिंग यूरिनेशन काफी थोड़ा सा पेन होता है, देन इट इज द सिम्टम ऑफ व्हाट, एसटीडी। प्रॉपर टेस्टिंग की जानी चाहिए, तभी आप इसमें फाइनली कंक्लूड कर सकते हो कि आपको ये पर्टिकुलर डिजीज है या नहीं। ठीक है। सो एसटीडीज रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, पहले नहीं पता चलता इन फीमेल, स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में आप पछताओगे। ठीक है। सो इट इज ऑलवेज सेड कि यूज सेफ मेथड्स सो दैट यू नॉट ओनली प्रिवेंट द कंसेप्शन बट ऑल्सो द एसटीडीज। ठीक है। In the later stage, it may lead to deep pelvic inflammatory diseases, that is PID, abortion, still, birth, ectopic pregnancy, infertility और even cancers। ठीक है। कैंसर तक हो सकता है, बहुत कंटाजियस होता है। ठीक है। तो सही टाइम पर अगर हो जाए तो अच्छी बात है। Now, how we can prevent this? I've already told you, always use condoms because these are the physical barrier and also one of the most safest methods। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके अलावा आप कैसे रोकोगे, देन अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, राइट, एंड स्पेशली अनप्रोटेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं, विद मल्टीपल पार्टनर्स, एज you don't know that person may carry STD, right? In case of doubt, consult with qualified doctor for the early detection so that early stages में उस चीज को मार दिया जाए, है ना। And gets complete treatment, आधी अधूरी नहीं छोड़नी है कि अब तो ठीक लग रहा, हो गया, कंप्लीट कोर्स पूरा होना चाहिए, तभी आप इस चीज को अवॉइड कर पाओ। ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या होता है, द कपल विच आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस, दो टाइप की इनफर्टिलिटी होती है। हाँ, दो टाइप की इनफर्टिलिटी होती है, पहली होती है आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी। एक होती है जहां पर आप आज तक बच्चा पैदा ही नहीं कर पाए, राइट, आप प्रेगनेंसी नहीं कर पाए, आप कंसीवमेंट ना कर पाए, और एक होता है कि आपके पास एक चिल्ड्रन है, लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात कर रहा हूँ। आपने एक चिल्ड्रन तो है आपके पास, एक चाइल्ड है आपके पास, लेकिन आप सेकंड चाइल्ड नहीं कर पा रहे हो, है ना। अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के बावजूद आप सेकंड चाइल्ड नहीं कर पा रहे हो, दैट इज द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और एक होता है जब आपने एक दो साल तक ट्राई किया बट यू आर नॉट एबल टू कंसीव द चाइल्ड, राइट। एंड सेकेंड इज यू हैव योर वन चाइल्ड बट if you are planning to have second but you're not able to do it, right? So that is the secondary infertility। ये तो डिटेल्ड है, एक्स्ट्रा ज्ञान है, इसको इतना पढ़ना नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ। तो रीजन क्या हो सकता है, रीजन ऑफ फिजिकल, कंजेनिटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इसके साथ साथ इवन साइकोलॉजिकल। ठीक है। तो दोनों में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ मेल में होता है या सिर्फ फीमेल में होता है, दोनों में हो सकता है। ठीक है। Infertility clinic can diagnose and correct the cause of infertility if it is curable। It can be corrected। ठीक है। लोगों को लगता है ऐसा होता ही नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। कंसल्ट करो डॉक्टर से, देन अच्छे से सब चीजें हो सकती है। देन in case there no corrections are possible, then special technologies are used to have children called assisted reproductive technology। assisted का मतलब क्या होता है, असिस्ट करना। अगर आप फुटबॉल देखते हो तो जो गोल मारता है उसको गोल स्कोरर बोलते हैं, लेकिन जो गोल मारता है उसको जिसने पास प्रोवाइड किया, दैट इज द असिस्ट। ठीक है। तो यही है यहाँ पर मेन गोल, क्या है, एक बच्चा पैदा करना, लेकिन उसको असिस्ट कौन कर रहा है, दीज टेक्नोलॉजीज। व्हाट टेक्नोलॉजीज, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब हम उसको पढ़ते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द लैब, राइट, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द लैब, ये चीज ध्यान रखना। तो इन विट्रो में क्या होता है आपका, बेसिकली फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी होती है। ठीक है। मतलब आपने फीमेल से एग निकाला, आपने मेल से एग निकाला, देन आपने ग्रो किया लैब में, आपने वहां फर्टिलाइजेशन कराई, देन क्लीवेज हुई। व्हाट इज क्लीवेज, क्लीवेज होती है आपकी जो आपकी मॉड्यूलर फॉर्मेशन वाली स्टेज होती है ना, ब्लास्टोमेर वाली। जाइगोट होता है, जाइगोट से एक से दो बनता है, दो से चार बनते हैं, चार से आठ बनते हैं, आठ से 16 बनते हैं। तो जब तक आठ है, आठ सेल मतलब आठ सेल का स्टेज है, एट सेल्ड ब्लास्टोमेयर स्टेज जब तक है, तब हम बात करते हैं किसकी, जिफ्ट की। व्हाट इज जिफ्ट, जिफ्ट इज द जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आपने मेल गैमेट लिया, आपने फीमेल गैमेट लिया, मेल में आपने स्पर्म लिया,
फीमेल में आपने ओवम लिया, आपने फर्टिलाइज किया टेस्ट ट्यूब पर बाहर, आपने वेट किया कब तक, आपने वेट किया जब तक उसकी 8 सेल स्टेज नहीं हो जाती, विच इज द ब्लास्टोमेस्ट स्टेज, राइट? सो एज यू कैन सी, ova from the wife, sperm from the husband are collected and induced to form zygote under the simulated condition. The zygote are early embryos which up to 8 blastomeres then could be transferred into the fallopian tube for the implantation, and then implantation होती है, then normal जैसे बच्चा आपका जिसकी ग्रोथ होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, वैसे ही होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जब या तो 8 या तो 8 से कम, ये आप जिफ्ट में करते हो। लेकिन आईयूटी में क्या करते हो, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में क्या करते हो, मैंने आपको क्यों बोला कि यहाँ पर देखो, इसको ना याद करने का सिंपल तरीका है कि हम यहाँ पे इसको फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में? क्योंकि क्लीवेज अभी पूरी नहीं हुई है। ये 8 से 16 सेल स्टेज बनेगा, 16 से 32 का बनेगा, राइट? मॉड्यूलर फॉर्मेशन भी होगी अभी, तो इसलिए अभी ये 8 सेल्ड ब्लास्टोमेर स्टेज है, तो इसलिए हमने फेलोपियन ट्यूब में डाला, उसकी फर्दर डेवलपमेंट वहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, वो फीमेल हो जाए, वो कर सकती है। लेकिन जो बात करते हैं आईयूटी की, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, उसमें क्या होता है, उस पे आपका 8 से ज्यादा का स्टेज, राइट? 16 सेट स्टेज, मॉड्यूला वाला स्टेज। अब उसमें क्या होगा, बेसिकली हम मोर देन 8 ब्लास्टोमेर वाले को डालेंगे, राइट? अब यहां पर तो क्लीवेज काफी हद तक मोर और लेस कंप्लीट हो चुकी है। नाउ द क्या कहते हैं, एम्ब्रियो इज रेडी टू गेट इम्प्लांट, इम्प्लांटेशन आराम से हो सकती है उसकी, तो इस वजह से हम इसको यूट्राइन मतलब यूट्रस पे रिलीज करते हैं डायरेक्ट, राइट? एंड देन आपकी प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो ये होगी किसकी बात, जिफ्ट की और आईयूटी की, राइट? अब बात करते हैं गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब होता क्या है कि ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर। ठीक है, जब मतलब ऐसा होता है, सच फीमेल जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो ना मतलब जो बच्चा नहीं कर सकती, तो वो डोनर, राइट, वो किसी दूसरी फीमेल से ओवम लेती है, एंड देन व्हाट इट डज, ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम दी collected from the donor into the fallopian tube of another female who cannot produce it। ठीक है, हम लोग डोनर से ओवम लेते हैं, एंड देन हम विद, ऑब्वियसली बात है, अब अगर वो खुद नहीं कर पा रही तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी फीमेल बॉडी में डालते हैं, एंड देन उस पर वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, एंड दैट इज हाउ व्हाट द थिंग्स आर बीइंग डन। ठीक है, जब बात करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम पर रिलीज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, हम लोग जैसे स्पर्म को ओवन में रिलीज करेंगे डायरेक्टली, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एंड देन आफ्टर द इनवर्टरो फर्टिलाइजेशन, मतलब लैब में आप लोग इसको उगाओगे, जाइगोट बनेगा, 8 सेल स्टेज बनेगा, एंड देन जिफ्ट को हम मतलब एम्ब्रियो को हम लोग ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, एआई मैंने बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं भाई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, मतलब सीमेन इज कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर, राइट? ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर। अगर हस्बैंड नहीं कर पा रहा है सीमेन रिलीज, अगर इनफर्टाइल है कंप्लीटली, देन डोनर से हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस ऑफ फीमेल। ठीक है, सो सच टेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन केसेस ईदर द फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर अनेबल टू इंसेमिनेट, राइट? और जिसके काफी लो स्पर्म काउंट होता है, तो एआई और जो आपका जिफ गिफ्ट है, इट इज कंप्लीटली मोर और लेस सिमिलर। एआई इज देयर फॉर द मेल एंड गिफ्ट इज देयर फॉर द फीमेल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी असिस्टेड एआरटी की टेक्निक्स। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी एब्रिविएशंस हैं, दैट इज आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव devices, RCH, reproductive and child healthcare, STD, sexual transmitted disease, HIV, human immunodeficiency virus, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, CDRI, Central Drug Research Institute, MMR, which is maternal mortality rate, IMR, which is infant mortality rate, MTP, medical termination of pregnancy, VD is venereal disease, RTI is reproductive tract infection, PID is pelvic inflammatory disease, जब आपका सीवियर हो जाता है एसटीडी, देन ये चीज हो सकती है। देन एआरटी इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जब फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर इनफर्टाइल है, तब वो हम इन टेक्निक्स का यूज करते हैं, राइट? इन्वर्टेड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां पर हम लोग फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब पे बाहर फर्टिलाइज कर रहे हैं, एंड जब 8 सेल स्टेज बन रही है, उसके बाद हम उस पे जिफ्ट कर रहे हैं, है ना? और अगर हम जिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन है, वो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया। ठीक है, तब हम आईयूटी कर रहे हैं, विच इज इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, राइट? 8 सेल ब्लास्टोमेर स्टेज के बाद जब मोर देन 8 सेल स्टेज हो जाती है, देन हम आईयूटी करते हैं। ठीक है, एआई
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जब मेल डोनर खुद नहीं कर मतलब जब मेल खुद नहीं कर पाता है इंसेमिनेट, तो हम डोनर को बोलते हैं, है ना, ड्यू टू लो काउंट वो नहीं कर पा रहा है इंसेमिनेट, देन हम डोनर से हेल्प लेते हैं, ठीक है। देन आपकी बात करते हैं आईसीएसआई, विच इज द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। The sperm is directly injected to what? It is directly injected to the ovum for the fertilization. Then in vitro fertilization होगी, and then या तो हम ZIFT करेंगे या IUT करेंगे, ठीक है। So that is all from the today's chapter, जिसमें हमने पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक बर्थ मेथड को, स्टार्टिंग में कॉजेज एंड स्ट्रैटेजीज को, उसके लास्ट में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमटीपी को हम लोगों ने डिस्कस किया एक एक करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, विच इज दी सीयूटी यूजी एडमिशन मार्गदर्शन प्रोग्राम। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर बात सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने की नहीं है, राइट, वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, वी आर कंप्लीटिंग दिस सिलेबस विद यू गाइस, है ना, पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, फुल डीपीपीज मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, देन मॉक टेस्ट जो मिल रहे हैं आपको, उसके साथ साथ आपको सर्टिफाइड एकदम वेरीफाइड सॉल्यूशंस मिलेंगे विद द एक्सपर्ट फैकल्टी, उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो बात होगी आपकी पढ़ने की, राइट, आप एग्जाम में गए, आपके सिलेक्शन भी आ गई, लेकिन उसके बाद क्या, क्या आप चाहते हो कि आप अपनी सीट मिस कर दो जस्ट बिकॉज आपके पास कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे? क्या आप चाहते हो कि आप एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को मिस कर दो, है ना, क्योंकि हम कभी कभी सोशल मीडिया में इनएक्टिव रहते हैं, है ना, कभी कभी हम नहीं देख पाते हैं कि सीयूटी यूजी की गाइडलाइंस आई है, कोई एक नया अलर्ट या फिर नया नोटिफिकेशन आया, हम लोग नहीं देख पाते फोन पे, है ना, ड्यू टू आर बिजी लाइफ, ड्यू टू आर सो कॉल्ड बिजी लाइफ। तब उस टाइम पर कौन आपको अलर्ट करेगा? दैट विल बी आवर जॉब, राइट। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली नीडेड है ड्यूरिंग द काउंसलिंग, कौन आपको बताएगा? दैट इज आवर जॉब, है ना। क्योंकि मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग थिंग, बच्चे मार्क्स लाते हैं, लेकिन इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद अपनी टॉप सीट्स खो देना, वो बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो वहां पर हम आते हैं, सो एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस, जिस पर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनलाइज्ड कॉलेज काउंसलिंग, है ना, देन अगेन आपका स्कोर सपोज करो थोड़ा सा कम, तो आपके लिए रेस्क्यू प्लान क्या है? तो आप सोचोगे कि कैसे, अब मैं इतने मार्क्स के साथ क्या किसी कॉलेज के एलिजिबल हूँ? आपको कौन बताएगा ये चीज? तब आप इधर उधर घूमते हो, है ना, आप अपने दोस्तों से पूछते हो, आप किसी टीचर से पूछ लोगे, है ना, बट उस टाइम पे इतना पैनिक माहौल होता है कि कोई आपको उस तरीके से हेल्प नहीं करता। लेकिन व्हाट इफ आई ऑलरेडी टेल यू कि दिस इज योर प्लान इफ यू स्कोर दिस मच मार्क्स, राइट? व्हाई? बिकॉज वी हैव स्मार्ट टूल्स, वी कैन प्रेडिक्ट योर कॉलेज विद द स्कोर। अगर आपका जो एक स्कोर आ रहा है उसके साथ हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रिडिक्टेड कॉलेज बता सकते हैं कि यू कैन गेट एडमिशन टू दिस। उसके साथ साथ आप सब जानते हो कि इससे पहले एनएफएटी एग्जाम होता था, नाउ इट इज बीइंग मर्ज्ड विद सीयूटी यूजी। अब सीयूटी यूजी का कैसे स्कोर होगा, किस बेसिस पे मेरिट बनेगी, एंड कौन कौन से कॉलेज बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए आएंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी, मतलब एनएफएसयूज पार्टिसिपेट करेंगे, उसके साथ एनएफएसयू कैंपस में जितने भी उसकी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। आपको कौन बताएगा? वो जो इतना बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है कॉलेजेस का, हु विल बी टेलिंग यू दैट? वी विल बी टेलिंग यू दैट, हम आपको गाइड करेंगे वहां पे, ठीक है। एंड ये सिर्फ गाइडेंस आपको ऐसे मुंह जुबान नहीं देंगे कि हाँ हमने आपको चैट पे बता दिया, वी विल हैव दी इंटरैक्टिव ग्रुप डिस्कशन सेशंस, प्रियांशी मैम के साथ होंगे, मेरे साथ होंगे, अदर फैकल्टीज के साथ होंगे, ईच एंड एवरी डाउट विल बी काउंसल्ड डायरेक्टली बाय अस, राइट। तो आप खुद सोचो कि दिस प्रोग्राम इज सो बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, बिकॉज आप अभी जस्ट, आपकी अभी सिर्फ नर्चरिंग हुई है, राइट। अब आप रियल लाइफ में आओगे, राइट। जब हम बचपन में एट्थ नाइन्थ तक पढ़ते थे, हम बोलते थे कि क्लास टेंथ के बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जब हम टेंथ के बाद जब हम टेंथ कर लेते थे, हमें लगता है कि ट्वेल्थ के बोर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पहले तो मेरिट के बेसिस में एडमिशन होती थी, अब सीयूटी यूजी आ गया है। अब हमें लगता है कि क्या कहते हैं, जब हम सीयूटी यूजी दे देंगे उसके बाद हमें बोला जाएगा कि सीयूटी पीजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। बट ये जो प्रोसेस है पूरा, ट्वेल्थ से शिफ्ट जब आप कॉलेज लाइफ में करते हो, बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, और उस चेंज को कोप अप कर पाना, उस चेंज पर वो सफिशिएंट नॉलेज होना, वो सफिशिएंट रिसोर्सेज होना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो वो चीज की गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, वो चीज की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना, वो हर जगह नहीं मिलती, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज आवर टैगलाइन, दैट वी आर विद यू टिल योर फर्स्ट डे एट योर ड्रीम कॉलेज। This program is basically starting from the March.
टू द अक्टूबर। अब ये अक्टूबर तुम सोचोगे सर अक्टूबर तक क्यों? बिकॉज काउंसलिंग अक्टूबर तक जाती है, आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग सोचते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में काउंसलिंग खत्म, स्पॉट राउंड के तो कोई देखता भी नहीं है। स्पॉट राउंड वन होता है, स्पॉट राउंड टू होता है, स्पॉट राउंड थ्री होता है। आप लोगों को पता ही नहीं चलता कब नोटिफिकेशन आई है और कब नोटिफिकेशन चले गई। तो आपको तो ये पता ही नहीं है, वो कौन बताएगा? हम बताएंगे। दैट इज कंप्लीटली आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ईच एंड एवरी अलर्ट एंड अपडेट्स विल बी डायरेक्टली टोल्ड टू यू, है ना? और वो हमसे ही बताए जाएंगे। हम लोग ग्रुप डिस्कशंस के जरिए उस चीज को डिस्कस करेंगे, है ना, कि हमारा नेक्स्ट एक्शन ऑफ प्लान क्या होगा उस पर्टिकुलर अपडेट के हिसाब से। ठीक है? सो दैट इज द होल ओवरव्यू ऑफ दिस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। सीट्स बहुत कम है ना? 50 सीट्स के लिए ये ऑफर है, 2999 ओनली, फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर। ज्वाइन आर मार्गदर्शन प्रोग्राम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो फ्रॉम दी डे यू आर फ्रॉम दिस डे, सपोज करो आज के दिन से आपका उस दिन तक जब आप पहला लेक्चर लगा रहे होंगे कॉलेज पे, ड्रीम कॉलेज पे, राइट, तब आपको पता चलेगा कि यार ये कोर्स कितना ज्यादा, ये जो आपका प्रोग्राम था ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कितना ज्यादा बेनिफिशियल था। इसमें जो एक काउंसलिंग हुई, राइट, डे टू डे इंटरेक्शंस हुए, जो डाउट सॉल्विंग सेशन हुए रिलेटेड टू काउंसलिंग, रिलेटेड टू अपडेट्स, ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है? सो ज्वाइन आवर मार्गदर्शन प्रोग्राम एंड थैंक यू एवरीवन। दिस इज द थर्ड चैप्टर विच वी हैव डिस्कस्ड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। And that is all from today's class. I hope you enjoyed the lecture. Please like and comment and feedback देना। कुछ भी doubts होंगे तो जरूर we'll discuss it। ठीक है? सबसे पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हमने चैप्टर तो ऑलरेडी खत्म कर ही लिए हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है? सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी mainly by option A, destroying sperms in the uterus, B, inhibiting ovulation via hormonal regulation, C, blocking oviduct movement, और D, preventing implantation only। तो हम सब जानते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, वैसे तो इसका आंसर आप सबको कमेंट सेक्शन पे करना है, ताकि मैं भी तो जानूं कि आप लोग कितने अलर्ट थे क्लास के टाइम पे, राइट? सो ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय यू एज वेल, है ना? अभी तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आंसर आ ही जाएगा, लेकिन आप लोगों को भी सॉल्व करना है। ठीक है? आपको अपने आप सॉल्व करना है एंड आपको ऑनेस्टली के साथ कमेंट सेक्शन पे सबके आंसर की देने हैं। ठीक है? तो बेसिकली मेनली जो फोकस करता है वो मेनली फोकस करता है ओव्यूलेशन पे, राइट? उसका मेन काम होता है ओव्यूलेशन को रोकना। ठीक है? हम ये जानते हैं कि वो फेगोसाइटोसिस भी करता है, लेकिन आपको क्या बताया था? आपको ये बताया था कि वो नेगेटिव फीडबैक देता है जीएनआरएच को, एलएच को, एफएसएच को। उससे क्या होता है? फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। अगर फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं हो पाती तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवम ही रिलीज नहीं होगा, राइट? सो दैट इज हाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आता तो आपको ऑल ऑफ दीज भी चूज करते। ठीक है? सी एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन देयर, राइट? मैंने आपको बताया था नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? एफएसएच को और एलएसएच को। ठीक है? एंड जीएनआरएच को, जीएनआरएच को भी देता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है? Which statement best differentiates copper releasing IUDs from the hormones releasing IUDs? Both primarily inhibit, ठीक है, कॉपर सीयूडीज इंक्रीज स्पर्म फेगोसाइटोसिस हार्मोनल। ठीक है? तो बी ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है कि कॉपर का काम क्या होता है बेसिकली, स्पर्म की जो फेगोसाइटोसिस होती है, मतलब स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसको तोड़ना, एंड किलिंग ऑफ स्पर्म, मास किलिंग स्पर्म की, वो क्या करता है? आपका कॉपर करता है। ठीक है? लेकिन हार्मोनल क्या करता है? वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को रोकता है। कैसे रोकता है? एस्ट्रोजन बाइंडिंग साइट पर जो एस्ट्रोजन बाइंड करना चाहता था उसे बाइंड ही नहीं होने देता। जब उसको बाइंड ही नहीं होने दे रहा तो क्या इंप्लांटेशन हो पाएगी? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। ठीक है? सो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज बी, सी। इन विच कंडीशंस वुड गिफ्ट बी प्रेफर्ड ओवर द आईबीएफ? ठीक है? हम बोल रहे हैं कि इन विच कंडीशंस वुड गिफ्ट बी प्रेफर्ड? गिफ्ट क्या? आपका गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर is preferred over IVF when both gametes are non-functional। जब दोनों के दोनों नॉन फंक्शनल हो गए? नहीं। when fallopian tubes are blocked, कैसे? ये तो फिर वही वाली बात होगी ना, ये तो ट्यूबेक्टोमी की बात होगी। ठीक है? then when at least one fallopian tube is functional and D is when uterus is absent। तो C is the right option। अगर आप देखोगे D, B, ए और बी एकदम सिमिलर है। एक में तो आपने दोनों के फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया, अगर ब्लॉक ही कर दिया तो क्या हो पाएगा? क्या आप क्या उस पे फिर उस गैमेट को इंट्रोड्यूस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब दोनों गैमेट ही नॉन फंक्शनल है, चल ही नहीं रहे, तो कैसे काम बनेगा? देन यूट्रस ही नहीं है तो प्रेगनेंसी कैसे हो पाएगी? ठीक है?
तो एक का होना जरूरी है, एक का होना नहीं जरूरी, ताकि हम एक से वो सप्लाई कर सके दूसरे इंडिविजुअल पे, सो दैट वो प्रेगनेंसी को आगे कैरी ऑन कर पाए। ठीक है। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? आप देखोगे एड्स इज ऑल्सो एसटीडी, हेपेटाइटिस बी इज एसटीडी, एंड गोनोरिया इज ऑल्सो एसटीडी, बट मलेरिया इज हैपन ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मलेरिया होते हैं। सो सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज सेफेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पर सबसे ज्यादा सेफेस्ट होता है, राइट। सेकंड ट्राइमेस्टर पे भी होता है, लेकिन वो दो मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन पे होता है, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। ठीक है। सो बी आंसर है, राइट, इट इज एरर यहाँ पे ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, यहाँ पे बी ही आंसर है, वो मलेरिया लिखा हुआ है। ठीक है। सो that is all from today's class, right? Thank you everyone for the attention. Please like and comment if you enjoyed this lecture. And once again, join our CUT-UG admission margdarshan program, which is very essential for you guys, right? Because proper guidance and mentoring ke bina and mentorship ke bina, right? It is वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, राइट। आपको लग रहा होगा अभी आसान है, लेकिन आप जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, राइट, आप उसके बाद बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी यूनिवर्सिटीज मेरे को चूज करनी चाहिए काउंसलिंग के लिए, किन किन यूनिवर्सिटीज में मेरे को एक्चुअली में एडमिशन लेना है ना। आपको पता होना चाहिए किस स्कोर के बेसिस में आपको कहाँ एडमिशन मिलेगी। आप सपोज करो यू आर स्कोरिंग लेस बट यू आर अप्लाइंग फॉर DU, जिसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, तो यू आर वेस्टिंग योर मनी एट दैट पर्टिकुलर देयर, क्या कहते हैं, एट साइट, राइट। सो यू शुड नो कि आप कौन सी सुटेबल यूनिवर्सिटीज पे आपके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। वो कौन बताएगा? हम बताएंगे। आप जो अपडेट्स मिस करते हो, वो अपडेट्स को नोटिफाई कौन करेगा? हम करेंगे, राइट। एंड उसके साथ साथ आपको सिलेबस कौन कवर कराएगा? हम कराएंगे। DPPs हम देंगे, मॉक टेस्ट हम देंगे, असेसमेंट हम देंगे, लीडर बोर्ड हम देंगे, ताकि आप एनालाइज कर पाओ। ठीक है। सो ज्वाइन आवर मार्गदर्शन प्रोग्राम, एंड थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन फॉर दिस वंडरफुल वीडियो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। दैट इज रितेश ठाकुर साइनिंग ऑफ।